नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे और सबसे पहले आपको मिले। दिन के पहले वीडियो में स्वागत की थाली तैयार है और सामने व्यालोक जी हैं, तो व्यालोक जी का स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार व्यालोक जी। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को और आपको नमस्कार, प्रणाम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। एक सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कर सकता। व्यालोक जी, मालूम है ये किसने कहा था? ये कहा था जी, सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने। और ये कहा था राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी सेना अपमान मामले में जो बीआरओ के एक्स डायरेक्टर श्रीवास्तव जी हैं, जो लखनऊ में, और हमारे प्रारंभ पर अक्सर उनसे बातचीत भी होती रहती है हमारी वीडियोस पे भी। उन्हीं का वो केस था जिस केस में ये लखनऊ से जमानत और जमानत के बाद सुप्रीम कोर्ट। तो राहुल गांधी के लिए कहा कि एक सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कर सकता, मतलब अपनी सेना का इस तरह अपमान नहीं कर सकता, अपने देश की सेना के सैनिकों के पीटने चाइनीज सैनिकों द्वारा इस जैसी बात नहीं कर सकता। कुल मिला के ये एक सच्चा भारतीय ये नहीं हरकत कर सकता। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन। राहुल गांधी की नागरिकता भी अब खतरे में है। आप देखिए, डबल सिटीजनशिप के मामले में लखनऊ की ही कोर्ट में अब सुनवाई दिलचस्प होने लगी और एक ऐसे मोड़ पर पहुंची है जहां बार बार बेंच ये 2 बार मांग कर चुकी थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट आप सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप डॉक्यूमेंट इसके दीजिए। और अब पहले हलफनामा और अब डॉक्यूमेंट। 2 तारीख को इसकी हेयरिंग हुई, बड़ी गंभीरता से हुई। आज जब वीडियो आप देख रहे हैं तब भी इसका परसुएशन चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने वो डॉक्यूमेंट्स देने का निर्णय कर लिया है और इसीलिए वो चेंबर में सुनवाई चल रही है, उसको बाहर नहीं सुनवाई हो सकती, ऐसा क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा। और ऐसा क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर होम मिनिस्ट्री के पास या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई ऐसा पेपर है जिसका कि पब्लिक डोमेन में उसे नहीं लगता है कि आना चाहिए, तो उसे कोर्ट की गुप्त सुनवाई का हिस्सा बनाया जाता है। ये तो तरीका है व्यालोक जी। एक तरफ राहुल गांधी जिस तरीके से भारत के दुश्मनों की जो प्लानिंग है उसको फैलाते दिखाई देते हैं, तो अब ये इतना बड़ा अगर मान लीजिए आप केस खुल जाता है और राहुल गांधी की नागरिकता का मामला आ जाता है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी हालांकि अब उनको सीरियसली नहीं लेता कोई, लेकिन वो कह तो चुके हैं बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्री। और इस मामले में जो याचिकाकर्ता है उसने ये भी कहा कि भाई उनका जो ब्रिटिश 2-3 डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिटेड हैं और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, हालांकि बंद सुनवाई हो। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल की अगर बात करेंगे तो ममता बनर्जी पर भी थोड़ी सी बात हो, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग दौर में चुनाव पहुंच रहा है उनका खुद का भवानीपुर वाला भी, कि वहां पर पिछली बार दोहरा सकते हैं शुभेंदु अधिकारी। जालूक जी, ये आपके प्रिय राहुल गांधी का तो जैसे कहते हैं ना कि सामने वाले का तो निक्कर ही खतरे में पड़ गया। सर ऐसा है कि धन्यवाद फिर से एक बार हमारे देश की महान जुडिशरी का कि इस जैसे तमाम लुच्चे लफंगे न केवल बाहर घूम रहे हैं बल्कि वो हमारे माननीय सांसद भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं। इसमें और किसी का कोई दोष नहीं है साहब, ये हमारे यहाँ की महान जुडिशरी का नतीजा है। आप सोचिए 12 वर्षों से इसकी मां पर, इस पर लगातार मुकदमे चल रहे हैं और ऐसे मुकदमे नहीं है, छोटे मुकदमे नहीं है भाई। इसका छोड़िए ना ये वाला मामला, ये तो देशद्रोह का मामला है और ये स्पिनोज करता है, इससे भी किसको इनकार हो सकता है? ये दीवार पर लिखी हुई इबारत है जिसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं, पढ़ने से मना कर देते हैं। इसकी माताजी ने वेटिकन के इशारे पर 10 वर्षों तक इस देश में क्या क्या किया है ये किसे नहीं पता है साहब। और उसमें आपने लगा दिया कि ये सेंसिटिव कागजात हैं, सरकार की बलिहारी है। अरे दिखाइए ना मालिक, दिखाइए, इनकी करतूतें सामने आने दीजिए ना भाई। इसका परनाना सुभाष चंद्र बोस के परिवार की निगरानी कराता रहा 20 वर्षों तक सर, लगभग, मतलब उसकी मौत के लगभग समय तक ये सब होता रहा है, आप समझिए।
20 वर्ष मैंने कह दिए हैं, लेकिन 1 दशक से ज्यादा समय तक नेताजी के परिवार की यार तुम जासूसी करवा रहे हो। उसके बारे में जो खतों की किताबत हुई है नेहरू की, स्टालिन से या उस समय के तत्कालीन राष्ट्राध्यक्षों से, ब्रिटिशर्स से, आप वो देख लीजिए। उसके बाद ऑगस्टा वेस्टलैंड से लेके और वो इनके नाना जी का जो परनाना जी का जो है, नाना जी का तो नहीं पर नाना जी का जो अखबार है नेशनल हेराल्ड, हर एक चीज में ये व्यक्ति लगभग दोषी है। मतलब केवल दोष सिद्ध तो नहीं हुआ है ना अवनीश जी, ये दोषी नहीं है ऐसा तो मेरा हृदय नहीं मानता। एकदम सही, ये बड़ा सही बातें हैं। कोर्ट ने कहा कि दोष सिद्ध अभी तक नहीं हुआ है, मुकदमा चल रहा है, लेकिन वो दोषी नहीं है ऐसा मेरा हृदय तो नहीं मानता, अधिकांश भारतीयों का नहीं मानेगा। कोर्ट तो लालू यादव को छोड़े हुई है, वो पूरी दुनिया में चुनाव प्रचार कर लेता है, पूरी दुनिया घूम लेता है, बेटी के साथ चला जाता है, तब वो बीमार नहीं रहता, जहां जेल जाने की बारी आती है वो बीमार पड़ जाता है। तो ये जो देशद्रोही विषधर है इसके बारे में, और सर आपने सुब्रमण्यम स्वामी की बात कही, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति अगर उसका दिमागी तवाजुन बिगड़ जाए और वो आए बाएं साएं बकने लगे अपने जीवन के एक पड़ाव को पार करके, इससे ये कहां सिद्ध हो जाता है कि उसने युवावस्था में जो खोज की थी वो गलत हो जाएगी? नहीं भाई मैं ऐसा नहीं कहता। उन्होंने जो नहीं आप नहीं कह रहे हैं, मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं दर्शकों के मुखातिब हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सुब्रमण्यम स्वामी अनगाइडेड मिसाइल हैं, अपने पर ही बरस रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आए बाएं साएं बोल रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स उन्होंने दिए हैं राहुल विंची के बारे में, उसकी माँ के बारे में, एंटोनियो के बारे में, वो कहां से गलत है? वही फिगर्स एंड फैक्ट्स तो आपके चौधरी साहब ने भी दिए हैं लगभग, और पूरा का पूरे सीरीज निकाली है, बांग्लादेशी जो आपके मित्र उन्होंने भी लिखा है। चौधरी के साथ कितने वीडियो किए हैं हमने, हमने किया है, उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर वीडियो किया है, और वो अब तक का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला वीडियो है चैनल पर, वो करीब 10 लाख लोगों ने उसको देखा है उसमें। और अच्छा, अब जरा बंगाल चलते हैं बालोक भाई, चुनावी स्टेट है, जरा बंगाल चलते हैं। राहुल गांधी जी का तो चलता रहेगा, और कई लोग अब बताइए इस बात पर भी चढ़ जाते हैं कि राहुल गांधी जी कैसे कह दिया आपने। खैर, वो अपना अपना संस्कार है, लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग है, मैं कांग्रेस, चूंकि राहुल गांधी इतने देर से हम लोग कर रहे हैं, तो थोड़ी देर अब राहुल को ही लेके चलते हैं बंगाल में। बंगाल में कांग्रेस जिस तरीके से इस बार चुनाव लड़ रही है, और दूसरा अचानक ममता बनर्जी जो है वो ओवैसी हुमायूं कबीर के ऊपर फायर हो गई हैं। और मजे की बात यह है कि ओवैसी जो है वो असम जब जाते हैं तो वहां पर बांग्लादेशियों को, जिनको मियां भाई कहा जाता है, उनको भी ओन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, मियां जिंदा रहेगा, यानी वो खुद को भी कह रहे हैं हम भी मियां ही हैं, यानी हम बांग्लादेशियों के साथ हैं। ममता बनर्जी का अचानक क्यों इतना उखड़ गई हैं ओवैसी से, हुमायूं कबीर से? क्या वाकई ये गहरा एक घात लगाया जा रहा है क्या? लेफ्ट भी इस बार मजबूत होकर चुनाव लड़ रही है, तो मुझे अब टीएमसी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी की बजाय एक त्रिकोणीय क्या शेप लेता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जिस पर अभी तक कहीं बात नहीं हो रही है। लोग पता नहीं क्यों, मैं देख रहा हूं लेफ्ट को, कांग्रेस को, हुमायूं कबीर को, ओवैसी को, इसको एक त्रिकोण नहीं मान रहे, और मैं तो मान रहा हूं एक त्रिकोण है। मैं कहता हूं भाई 4%, 5% का ही एक त्रिकोण हो। भाई भिंडी अलायंस, इंडिया अलायंस ही कई कई जगह कितने वोट लेके बैठा हुआ है, ऐसा होता है, बहुत सारी अलायंस होते हैं। तो क्या ये माना जाए कि ये लंबे समय के बाद ये पहला मौका है जब त्रिकोणीय चुनाव भी हैं, भले एक कोण बहुत छोटा है? क्यों, कैसा लग रहा? नहीं, लोग त्रिकोणीय जो नहीं मान रहे हैं, थोड़ा सा मैं उस पर बोल दूं, उसके बाद मेरी जो राय होगी मैं उसको रखूंगा। लोग इसलिए नहीं मान रहे हैं दादा कि उन्होंने हुमायूं कबीर को देखा है, भाई वो ममता का ही आदमी था। अभी तक लोग मानते हैं कि ममता का पूरा सरपरस्ती उसको हासिल है, ममता बनर्जी की, और इनफैक्ट ममता बनर्जी ने ही उसको प्लांट किया है, ये भी मानना है कई लोगों का, इसलिए लोग नहीं मानते हैं। दूसरे, ओवैसी की औकात लोग देख चुके हैं,
भाई रजाकार ओवैसी हर एक उस जगह अपना दावा बोलते हैं जहां जहां मोहम्मदन आबादी ठीक ठाक है। बिहार में उनके 4 जीते भी हैं, पिछली बार 5 जीते थे, जिसको बाद में अगवा कर लिया तेजस्वी यादव ने, अगवा कर लिया या उनसे प्रभावित होकर उनके महान विचारों से ये लोग उसमें चले गए, रजाकार लोग। खैर, तो थोड़ा बहुत करके बिहार में ये इनका तीसरा चौथा चुनाव था। बंगाल में चूंकि सारा दांव ही लगा हुआ है मोहम्मदन वोट पर, हिंदुओं का समझ में आ रहा है प्रो टीएमसी अगेंस्ट कौन है, पेरिफेरी पर कौन है, कितना एसआईआर का फायदा है, नुकसान है, सब क्लियर है। मुसलमानों के संदर्भ में केवल 2 चीजें क्लियर होती हैं सर चुनाव के समय, कि वो जिसको भी करेंगे वो बल्क वोटिंग करते हैं, और दूसरा वो जिसको भी करेंगे वो उनकी पॉजिटिव वोटिंग नहीं होती है, निगेटिव वोटिंग होती है कि भाजपा को कौन हरा सकता है। उस लिहाज से हुमायूं कबीर और रजाकारों का अलायंस इतने मजबूत कैंडिडेट शायद नहीं दे पाया है जितने मजबूत कैंडिडेट टीएमसी के पास हैं, या कांग्रेस भी जो अब सारी सीटों पर लड़ रही है उसके पास भी कैंडिडेट्स का टोटा है। तो मुसलमानों की जो ये 2 प्रवृत्तियां हैं, पहली कि वो भाजपा के खिलाफ ही वोट देती है, वो कोई कंस्ट्रक्टिव वोटिंग नहीं करती है, वो कोई उसका अपना एजेंडा नहीं होता है, उसका एजेंडा एकमात्र है कि भाजपा और इससे पहले जनसंघ हारना चाहिए। उस समय से है ये एकदम क्लियर है। और दूसरा कि कौन सा कैंडिडेट, वो रातों रात पलट सकते हैं, हो सकता है कि टीएमसी से जाके वो रातों रात रजाकार ओवैसी को वोट दे दें, या हो सकता है कि बड़ी अच्छी हवा चल रही हो रजाकार की और अचानक वो पलट जाए, क्योंकि उन तक ये मैसेज पहुंच जाए कि ये वाला कैंडिडेट जो है ये बीजेपी को हरा सकता है। ये 2 चीजें हैं जिस वजह से लोग भी और मैं भी त्रिकोणीय, लेकिन आप जो उसमें एक लगा देते हैं ना थोड़ा सा वो टर्म्स एंड कंडीशन की, थोड़ा सा ही सही, तो उससे कौन इनकार कर सकता है भाई। अगर 2000 वोट भी काट लिए, 5000 वोट भी काट लिए, तो एक विधानसभा के लिए ये ठीक ठाक नुकसान होता है साहब। और खासतौर से पिछली बार के रिजल्ट्स देख लीजिए, कितने कम का अंतर रहा है। तो ये कैसे नहीं, इससे कैसे इनकार करेंगे जी? मैं वही कह रहा हूँ। एक तो एसआईआर में जो है लगभग ये मान के चलिए कि 12,000 से लेके 14,000 तक पर सीट ऐसे वोट थे जो एसआईआर में छट गए हैं और जो पढ़ते थे। अब सोचिए, एसआईआर में छट गए यानी कि वो वैध नहीं थे, और वो सारे के सारे वोट कास्ट होते थे। करीब 20 से 22,000 पर सीट का है, जिसमें हम घटा दे रहे हैं 12-13,000, क्योंकि जो नहीं रहे या जो हमेशा के लिए शिफ्ट हो गए हैं। तो ये एक फिगर निकल के आ रही है, 12,000 पर सीट ऐसे वोट कम हुए हैं जो पहले कास्ट होते थे। वो 90% वोट जो है वो टीएमसी के हैं, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि इस बार के एसआईआर में वो नहीं है। तो एक तो ये फिगर है। दूसरा, आप देखेंगे तो लगभग 100 सीट ऐसी निकल के आएगी जहां पर मतों का अंतर जो है ना, जीत का और हार का, वो 10,000 और 10,000 से कम है। तो इस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर 2%, 3%। अच्छा, एक चीज मुझे बताइएगा, आप कह रहे हैं कि यहाँ जो है वो ओवैसी को प्रेम नहीं दिखाएगा। सवाल ये होता है कि अगर वो ओवैसी को नहीं प्रेम दिखाएगा या हिंदू यहाँ जीत जाएगा, तो ये तो उन जिलों का खेल है जिन जिलों में हिंदू चाह भी ले तो वहां पर वो कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर सकता, करना इन्हीं को है। तो इनमें एक ट्रेंडिंग देखी गई है, आखिर बिहार के सीमांचल में ही तो ओवैसी को मिले हैं, तो सीमांचल में अगर इधर मिले हैं तो सीमांचल में उधर क्यों नहीं मिलेंगे? उधर के मामले में सीमांचल बदल जाता है, वो बांग्लादेश से लगता हुआ जो वो सीमांचल है वो आ जाता है। तो एक फैक्टर ये क्यों नहीं आता है? और दूसरा, आप मुझे ये बताइए, ममता बनर्जी अगर खड़ा की हैं और ये कहा जा रहा है कि साहब हुमायूं कबीर उन्हीं का आदमी है और आज भी वही खड़ा की हैं, तो मुसलमानों का वोट बंटवा के या बंटवाने का एक भी चांस लेके वो किसको नुकसान पहुंचाएंगे? उसमें बीजेपी का क्या जाएगा? हुमायूं कबीर का ही उन्हीं का आदमी हो तो भी इसका कैसे फर्क पड़ेगा? मतलब ऐसा क्यों करेंगे ममता? ये दोनों बातें तो मैंने कही ही है। देखिए, वो मैंने ये कहा कि रजाकार को वोट नहीं मिलेगा या जो भी। बिहारी और बंगाली मुसलमान में एक छोटा सा फर्क जो है कि बिहारी मुसलमान जो है वो उम्मा के लिए 100% समर्पित है,
बंगाली जो मोहम्मडन है उसमें 0.01% सब नेशनलिज्म बंगाल वाला आ जाता है, 0.01%, लेकिन वो आ जाता है, बस फर्क इतना है। दूसरे, बिहार की जिन सीटों पर रजाकार जीते हैं वहां के कैंडिडेट्स मजबूत थे। मैंने केवल यही कहा है कि कैंडिडेट अगर मजबूत खोज लिया ओवैसी ने, पूरी धारा पलट जाएगी साहब। हो सकता है कि सारी सीटें मतलब ओवैसी के पक्ष में बहने मैं लगे निकालता हवा। हूँ उसकी डिटेल, मैं निकालता हूँ, आगे हम लोग बात करेंगे इस पे, जरा निकालते हैं कि हाँ, क्या है इस पर इनके एक कैंडिडेट्स। विस्तार से चर्चा होनी चाहिए कि कौन सा कैंडिडेट कहाँ कहाँ है और इन सीटों पर क्या क्या होगा। मैं भी निकालता हूँ, आप भी निकालिए, और इस पर एक गंभीर चर्चा होनी चाहिए कि भाई ये कैसे है। ऊपर से दूसरा जो आपने सवाल किया कि ममता बानो क्यों चाहेंगे, भाई ममता बानो, इसके पीछे तो एकमात्र कॉन्स्पिरेसी थियरी ये है कि अभी तुम अलग हो जाओ, बाद में आ जाओ, जितना भी मुसलमान वोट है उसको कैटर करो, उसको ले जाओ, मेरे ऊपर एंटी इनकम्बेंसी पड़ेगा, तो अभी जीत जाओ, बाद में वापस आ जाओ, ये है। लेकिन एक और दर्शकों के लिए सिरदर्द छोड़ के जाता हूं मैं, आज केवल उलट बांसियां गाऊंगा, आज मैं कबीर के मूड में हूं। लेकिन हुमायूं कबीर तो भाजपा की बी टीम है, वाई सिक्योरिटी मिली है, वाई के ऊपर तो जेडी होता है, तो दर्शकों बंगाल की रणनीति को क्या कहेंगे आप? एक तरफ वो भाजपा का बी टीम है। अच्छा, ओवैसी को हमेशा ही भाई लोग कहते हैं, ओवैसी 3 बार संसद में पूछ चुके हैं, मुझे बता दो मैं किसका टीम हूँ, किसका बी टीम हूँ, या मैं किसका टीम हूँ, जिस पर अमित शाह जी बोल भी चुके हैं कि भाई आप अपनी टीम बनाइए, आपके जो मसले हैं वो पूरी दुनिया से अलग हैं, ये भी हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज आती हैं दोस्तों, और ये पॉलिटिक्स को आप एक रेखीय होकर नहीं देख सकते हैं। पॉलिटिक्स में तेरे पेंच होते हैं, और हमेशा जो चल रहा होता है उसके पीछे एक दूसरी कहानी चल रही होती है। इसलिए भाजपा इतने जो मजबूत कदम रख रही है वो इसलिए क्योंकि वो पीछे की कहानी आप तक या मुझ तक पहुंचने ही नहीं देती है। उसके यहाँ सीक्रेसी इतनी ज्यादा है कि वो लगातार मजबूत हो रही है और होगी। इन लोगों की फांकें दिख जाती हैं। खैर, ये थोड़ा गंभीर हो गया, अगली चर्चा में इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं हारमोनियम लेके इधर उधर निकल गया था जी। ठीक। अच्छा, प्रधानमंत्री की रैली कल हो गई कुछ बिहार साइड में, बड़ी शानदार और बड़ी मतलब दमदार रैली हो गई, और अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी आ गई है। उसमें हेमा मालिनी हैं, कंगना रनावत हैं, तो फिर दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भी हैं जो मोस्ट डिमांडेड है बंगाल में भी। अब भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर और महाजंगल राज, ये जो एक लाइन लिया है इस चुनाव में, और जो विकास के काम हैं वो तो केंद्रीय स्तर पर वो गिनाए ही जाते हैं, लेकिन बाकी जो बंगाल के मुद्दे हैं उसको शुभेंदु अधिकारी पर छोड़ दिया गया है। आप रैली में देखिए, शुभेंदु अधिकारी, केंद्रीय मंत्री जो दूसरे साहब हैं, वो सब अपने अपने इलाके में अपनी अपनी सभा कर रहे थे। नंदीग्राम में बिजी थे। शुभेंदु अधिकारी प्रधानमंत्री की रैली में नहीं आए, हालांकि विपक्ष ने इसको भी कहा, अरे नहीं आए। अरे इस समय प्रोटोकॉल थोड़ी नहीं चलता है भाई, इस समय सब अपने अपने उसके लिए वोट मांगते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि अब लास्ट गियर लगा दिया है जमीन पर काम करने के साथ ही, और इस इलेक्शन को कितना लोकल बंगाल का इलेक्शन बनाने में सफल हो पाई है भारतीय जनता पार्टी? जी देखिए, विपक्ष इस देश का कितना खलिहर है भाई। माने प्रधानमंत्री की रैली में कौन आया कौन गया, ससुर तुमको इसका हिसाब रखना है, अपनी रैली नहीं करनी है। राहुल बाबा की रैली में कुर्सियां खाली हैं, उसकी तुमको चिंता नहीं हो रही है। आपको क्यों हो रही है? आपको भी तो हो रही है बिना मतलब। नहीं, मैं विपक्ष के खलिहर होने पर बोल रहा था कि इस देश का विपक्ष कितना खलिहर है। खैर, देखिए, इस बार भाजपा ने, और पहले महाजंगल राज, मैं सचमुच बिहार का हूं, उस दौर का हूं जिसने जंगल राज देखा है, और मैं आज के बंगाल को देख के कह सकता हूं कि भाई साहब, बिहार उस काल में भी स्वर्ग था। नहीं थी ऐसी धांधलेबाजी भाई, नहीं थी ऐसी हिंसा, नहीं था ऐसा तानाशाह का दौर। लोग बोलने तक को तैयार नहीं है। कैमरा आप निकालेंगे, लोग की जुबान सिल जाती है। ये आतंक है ममता बानो का। तो महाजंगल राज अगर कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
भाजपा ने टॉप गियर अभी भी नहीं लगाया है, 10 दिन के बाद लगाएगी, जब वह ये सुनिश्चित कर चुकी होगी कि हर बूथ पर वो कम से कम एक बार पहुंच चुकी है। देखिए, डर के मारे हो या लोगों के टाइट को देख के वेट करके फिर भाजपा की तरफ उन्मुख होने का हो, जो भी कारण हो, भाजपा को एक कमी तो आ रही है कि बिल्कुल जमीनी जो कार्यकर्ताओं की फौज होती है ना, उसमें कुछ जगहों पर कमी है, क्योंकि वो डर का एक है सीन। अब जब बख्तरबंद गाड़ियां पहुंच रही हैं, हर एक कोने में जवान हैं, नहीं, हमेशा 15 दिन वहाँ कैंप कर रहे हैं, 15 दिनों के लिए वहां एकदम कैंप कर रहे हैं, तो ये सब तो निकालते हैं, ये बहुत बड़ा संकेत है अपने वोटर्स के लिए कि भैया अब अगर नहीं निकले तो कभी नहीं निकलोगे। और 10 दिन के बाद जब चुनाव बिल्कुल मुहाने पर होगा, तब घर घर दौड़ना शुरू होगा। अभी भी चलना चालू है, मतलब घर घर तक ये लोग जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, लेकिन जो आक्रामकता चाहिए, जो इंटेंसिटी चाहिए, वो अभी 7 से 10 दिन लगेगा, तब ये जाकर, क्योंकि तब तक बख्तरबंद गाड़ियां पोजीशन हो चुकी होंगी, सभी जगह पर हो चुका होगा। सीएपीएफ जिस तरह काम कर रहा है, जिस तरह जिहादियों पर लगाम लग रही है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट लगातार हर एक चीज को देख रहा है और ईसीआई ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है, मतलब अभी तो ऐसा सिंक है सर, मतलब 3 संस्थानों का, ईसीआई का, सुप्रीम कोर्ट का और केंद्र सरकार को जो निर्देश मिल रहे हैं उसका पालन करने में, ये अमूमन ऐसा सिंक सरकारी चीजों में देखने को कम मिलता है। आप देखिए, ईसीआई ताबड़तोड़ बदली, बहाली, पदमुक्ति सब कर रहा है एक साथ। भाई, आपको उनका प्रचार करना है टीएमसी का, जाइए घर जाइए बैठिए। आपको फलाने का ये है, जाइए। इफ्तार खा रहे हैं, जाइए। तो इस बार है, मतलब मामला बिल्कुल कांटे का है और मामला अभी और मनोरंजक होने वाला है। भाजपा ने अभी घोड़े खोले हैं, पर आधी ताकत से। जी, एकदम ठीक बात। और बंगाल का चुनाव जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं एक ऐसे मुहाने पे खड़ी हैं जहां उनके सामने अब एक एक वोट अगर इधर उधर हो रहा है, चाहे वो एक वोट कांग्रेस ही लेके चली जाए या लेफ्ट लेके चला जाए, हुमायूं लेके चले जाएं, ओवैसी लेके चले जाएं, ममता को बड़ा डेंट लगेगा। इसलिए लगेगा कि एसआईआर ने एक ऐसी धरातल को तैयार कर दिया है जहां पर दोनों एक साथ हैं। बीजेपी लोकल बना के रखने में कामयाब अभी तक हो पाई है। ममता बनर्जी कब कोई विक्टिम कार्ड नया लेके आए, इस बात की प्रतीक्षा सारे कर रहे हैं। तो धीरे धीरे अब ये चुनाव गति पकड़ रहा है और जैसा कि व्यालोक भाई ने कहा आपने कि हफ्ता भर के बाद जो है और गति पकड़ेगा, तो मुझे लगता है कि ये सही वक्त है कि बंगाल के चुनाव का जायजा लिया जाए। तो मैं भी उसी बीच बंगाल रहने का प्रयास करूंगा और वहां से जमीनी हालात पर भी कुछ बात होगी। मेरा न्योता व्यालोक भाई को भी है दर्शकों, तो हम लोग हो सकता है कि आपको एक साथ कलकत्ता की धरती से या बंगाल की धरती से दिखाई दें जब चुनाव बिल्कुल गर्म हुआ रहेगा। तो आज की चर्चा अब समाप्त करने से पहले एक बार फिर वही निवेदन, चैनल को आप सब्सक्राइब अगर अब तक न किए हो तो कर लीजिए। वीडियो को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। व्यालोक जी व्यालोक वाणी पर भी पाए जाते हैं, वहां भी जाइए। तो आज की चर्चा को अगर लगा हो आपको कि कुछ भी काम की बात हुई है, राहुल चरित्र जी पर जो आइडेंटिटी का सवाल है वही खड़ा हो गया है, तो देखते हैं वो देश के खिलाफ साजिशें कब तक करते हैं, जबकि उन्होंने पहले ही देश के खिलाफ साजिश कर रखी है अपने देशवासी होने को लेकर, उसके साथ ही बंगाल। तो अब यही चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।